प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा व्याख्यान है ये ऑनलाइन व्याख्यान बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है भ्रंश। भ्रंश क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और भ्रंश से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, मुख्य स्थलाकृतियाँ, उसके ऊपर आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर रहता हूँ। आपकी जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर हमारे व्याख्यान होते हैं। आप इन व्याख्यानों को सुनते रहिए, इनसे नोट्स लेते रहिए, हमारे ई कंटेंट को देखते रहिए, जो आपके लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भ्रंश। भ्रंश भूपटल के अंदर जो बल क्रियाशील रहते हैं, जिनको अंतर्जात पल कहते हैं, अंतर्जात पलों के द्वारा क्षैतिज संचलन के कारण किसी भूखंड में तनाव और कभी कभी संपीड़न की स्थितियां बनती हैं। वो तनाव और संपीड़न होने पर शैलों का स्थानांतरण होने लगता है। शैलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकने लगती हैं। यदि तनाव की शक्ति सामान्य होती है, साधारण होती है, तो भूपटल पर केवल चटकने आती हैं, क्रैक्स आते हैं। लेकिन यदि तनाव की क्रिया प्रबल होती है तो शैलों में फ्रैक्चर हो जाता है, विभंग हो जाता है। तनाव मूलक संचलन अगर अधिक तीव्र है तो विभंग तल के सहारे, मतलब जहाँ फॉल्ट आया उस प्लेन के सहारे, फॉल्ट प्लेन के सहारे बड़े पैमाने पर शैलों का स्थानांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर शैलें सरकती हैं, जिससे भ्रंश उत्पन्न होते हैं। तो भ्रंश उत्पन्न होने का कारण है विभंग तल के सहारे बड़े पैमाने पर शैलों का स्थानांतरण। शैलों का स्थानांतरण किसी भी दिशा में हो सकता है। शैलें जो सरकती हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है, किसी भी दिशा में हो सकता है। अब भ्रंश को परिभाषित करने की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने भ्रंश को लेकर के, हालांकि मिलती जुलती ये सब बातें हैं, कही हैं। तो आइए हम वार्षिस्टर महोदय भ्रंश को लेकर के क्या कहते हैं उस पर विचार करते हैं। वार्षिस्टर महोदय कहते हैं कि पृथ्वी के एक विभंग को भ्रंश कहते हैं जिसके सहारे एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा सरक जाता है। कुल मिलाकर के विभंग के सहारे, विभंग तल के सहारे एक भाग दूसरे भाग से सरक जाता है, मतलब किसी भी दिशा में। यहां भी बात वही है कि दिशा का कोई विशिष्ट कोई दिशा में सरकने की बात नहीं है। इसी तरह से आर्थर होम्स महोदय कहते हैं कि एक भ्रंश विभंग सतह वह है जिसके सारे शैलें सापेक्ष रूप से स्थानांतरित होती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष उनमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे ही मोंकाउस महोदय कहते हैं कि जब विभंग घटित होता है और शैलें एक दूसरे के सापेक्ष किसी भी किनारे की ओर स्थानांतरित होती हैं तो इसके परिणाम को भ्रंश कहते हैं। कुल मिलाकर के शैल संस्तरों में स्थानांतरण होता है, वो विभंग है, वो भ्रंश है। और वो भ्रंश 1 सेंटीमीटर से लेकर के सैकड़ों मीटर तक का हो सकता है। वो एक, उसकी जो चौड़ाई है वो काफी अधिक भी, सैकड़ों मीटर तक भी हो सकती है। किसी भ्रंश के सारे आकस्मिक संचलन होता है जो एक समय में 5 मीटर से 10 मीटर या अधिक भी हो सकता है। कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें इतना मंद संचलन होता है कि जिसकी अनुभूति ही नहीं हो सकती। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें स्पष्ट संचलन की अनुभूति दिखाई देती है।
तो ये डिपेंड करता है कि तनाव बल कितना है, संपीड़न बल कितना है और उस क्षेत्र की चट्टानों की दशा क्या है। ये सामान्यतया जो भ्रंश हैं वो वास्तव में भूपटल के निर्बल क्षेत्रों को ही प्रदर्शित करते हैं। निर्बल क्षेत्रों में ही ये उत्पन्न होते हैं, दीर्घ काल तक वहाँ संचलन होता रहता है। अगर उदाहरण की बात करें तो भारत में अगर उदाहरण लेते हैं तो कुछ नदियों की घाटियां हैं, नदियों के क्षेत्र हैं, जैसे दामोदर नदी है, नर्मदा है, सोन नदी है। इनमें भ्रंशों के अनेक उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो धरातल के कमजोर क्षेत्र हैं वहां पर सामान्यतः दिखाई देते हैं। अब प्रश्न आता है भ्रंशों के प्रकार कौन कौन से हैं। भ्रंशों के निर्माणकारी जो बल हैं उनकी दिशा और मात्रा में पर्याप्त भिन्नताएं मिलती हैं, विविधताएं मिलती हैं, जिसके आधार पर भ्रंशों के अनेक प्रकार होते हैं। तो इस आधार पर निर्माणकारी बलों की दिशा, मात्रा और उनमें विविधता के आधार पर यदि हम भ्रंशों के प्रकारों की चर्चा करें तो वो इस प्रकार से हैं। पहला है सामान्य भ्रंश। जब शैलों में दरार आविर्भाव के फलस्वरूप अलग होने वाले दोनों शैल खंडों के विपरीत दिशा में स्थानांतरण द्वारा निर्मित भ्रंश होता है तो उसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब भ्रंश उत्पन्न हुआ और शैलें एक दूसरे से विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो गईं तो वो जो भ्रंश है वो सामान्य भ्रंश है। इसी तरह से उत्क्रम भ्रंश होता है। सामान्य भ्रंश को नॉर्मल फोल्ट कहते हैं, उत्क्रम भ्रंश रिवर्स फोल्ट है। रिवर्स फोल्ट जो होता है इसमें जो शैल खंड है वो आमने सामने स्थानांतरित होकर के खिसकते हैं। आमने सामने स्थानांतरित होकर के अगर वो खिसकें तो उसको कहते हैं उत्क्रम भ्रंश। इसमें सतह की ओर ये क्षेपित होते हैं, अर्थात शीर्ष भित्ति ऊपरी खंड के साथ ऊपर की ओर मिलती है, तो ये उत्क्रम भ्रंश है। इसी प्रकार से तीसरा जो इसका जो प्रकार है वो नतिलंबी सर्पण भ्रंश कहा जाता है, स्ट्राइक स्लिप फोल्ट। इसे विदारण भ्रंश के नाम से या रेंज भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम पार्वती भ्रंश या पार्श्वती भ्रंश भी रखा जाता है। इस भ्रंश में क्षैतिज संचलन के कारण क्षैतिज दिशा में शैलों का नतिलंबी स्थानांतरण होता है। ऐसे भ्रंशों में कगारों की रचना नहीं होती है, यदि होती है तो बहुत सामान्य होती है। ऐसे ही नति सर्पण भ्रंश भी होता है, परंतु उसका सर्पण घटक छोटा होता है। कैलिफोर्निया में सान एंड्रियास नामक भ्रंश इसका उत्तम उदाहरण है। इसी तरह से भ्रंश का एक प्रकार है सोपानी भ्रंश। जब असमान बलों के कारण किसी क्षेत्र में कई भ्रंश तल तक की दिशा में निर्मित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक ही दिशा में कई खंडों में शैल स्थानांतरित हो जाती है, और निर्मित भ्रंश जो है उसमें इस प्रकार का दिखाई देता है जैसे कहीं कोई स्टेप्स बना दिए हों, सोपान बना दिए हों। तो इस तरह का जो भ्रंश है वो सोपानी भ्रंश कहलाता है। इस भ्रंश में यह आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा अधिक्षेपित खंडों का अधोगमन एक ही दिशा में संपन्न होता है। इनका जो अधोगमन है वो एक ही दिशा में होता है। अगर विपरीत दिशा में होगा तो वो संभव नहीं होगा कि सोपानी भ्रंश बन पाए। हिमालय और आल्प क्षेत्रों में इस तरह के अनेक भ्रंश दिखाई देते हैं। तो ये थे भ्रंशों के मुख्य प्रकार: सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, पार्श्ववर्ती भ्रंश या पारवर्ती भ्रंश और सोपानी भ्रंश। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि भ्रंशन से जो उत्पन्न स्थल रूप है वो कौन कौन से हैं, और जो भ्रंशन से उत्पन्न स्थल रूप हैं
उसके उदाहरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे उत्पन्न जो स्थल रूप हैं बड़े महत्वपूर्ण स्थल रूप होते हैं। दो स्थल रूप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक होता है भ्रंशोत्थ पर्वत और एक होता है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। तो आइए अब इन पर भी हम चर्चा करें। भ्रंशोत्थ पर्वत या इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉर्स्ट। हॉर्स्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने ऐसे भूदृश्यों के लिए किया था जिनके ऊपरी तल या कहें शिखर तल प्राय समतल होते हैं, जो भ्रंशन क्रिया के अंतर्गत ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इनका निर्माण भ्रंशन की विशेषक गति मतलब डिफरेंशियल मूवमेंट के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप दो युग्मित भ्रंशों के बीच किसी भूखंड का उत्थान होता है। दो युग्मित भ्रंश हैं, दो पैरेलल भ्रंश हैं, उन भ्रंशों के बीच के भाग का उत्थान हो जाता है। जो उत्थान होता है वो भाग फिर भ्रंशोत्थ पर्वत के रूप में, हॉर्स्ट के रूप में दिखाई देता है। अथवा अब ये एक स्थिति है जब दो भ्रंशों के बीच का भाग उत्थित हो जाए या इनके बीच का भाग तो स्थिर रहे और दोनों ओर की जो समीपी शैलखंड हैं वो नीचे धंस जाएं। वो नीचे धंस जाते हैं तो बीच का भाग स्वाभाविक तौर पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो वो भी भ्रंशोत्थ पर्वत ही कहलाता है, हॉर्स्ट ही कहलाता है। ऐसे भ्रंशों से संबंधित उत्थित खंड या जो स्थिर खंड है, दोनों स्थितियों में आपको बता रहा हूं। उत्थित खंड है जहां बीच का भाग उठ जाता है, स्थिर खंड वह है जो बीच का भाग स्थिर है और दोनों साइड के जो भाग हैं उसके वो नीचे धंस जाते हैं। इनको हॉर्स्ट कहा जाता है। वार्सेस्टर महोदय हॉर्स्ट को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हॉर्स्ट एक उत्क्षेपित भूखंड है जो पृथ्वी के भूखंडों के ऊपर खड़ा मिलता है, जो स्थिर रूप में खड़े हो गए हैं या अवतलित हो गए हैं। हॉर्स्ट के जो ऊपरी भाग है उसमें अनाच्छादन होने के कारण ऊपरी तल के अधिकांश उच्चावत समाप्त होने लगते हैं, किंतु उनकी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संरचना के दृष्टिकोण से हॉर्स्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है, जिसका स्वरूप एक दीर्घ पठार या पर्वतीय कटक जैसा दिखाई देता है। हॉर्स्ट के अनेक उदाहरण मिलते हैं विश्व में। बात करें यदि हम यूरोप की, तो जर्मनी में वासजेस पर्वत और हॉर्ज पर्वत, और इसी तरह से ओडेनवाल्ड और ब्लैक फॉरेस्ट, ये हॉर्स्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और इसी तरीके से भ्रंश घाटी की बात करें तो मध्य राइन की भ्रंश घाटी है, उसमें ये स्थित है। इसी तरीके से सिनाई प्रायद्वीप और पूर्वी एशिया के कोरिया प्रायद्वीप में भी हॉर्स्ट पर्वत के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में जो हमारा पड़ोसी देश है और कभी हमारा हिस्सा रहा है, यहाँ साल्ट श्रेणी जो है, साल्ट रेंज, ये भी भ्रंशोत्थ जो पर्वत है उसी का उदाहरण है। यूएसए में कहें तो यूएसए में वासात जो श्रेणी है और सियरा नेवेदा जो श्रेणियां हैं वो भी हॉर्स्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो विश्व में अनेक स्थानों पर, अनेक महाद्वीपों में इस तरह के हॉर्स्ट जो पर्वत हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत हैं, हॉर्स्ट हैं, उनके उदाहरण मिलते हैं। अब दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण जो रचना है वो है रिफ्ट वैली। भ्रंशन क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब किसी स्थान पर लंबाई में कई किलोमीटर तक स्थलखंड भ्रंशन क्रिया के कारण अवतलित हो जाता है तो उससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। एक अर्थ में भ्रंश घाटी या ग्राबेन को हॉर्स्ट का विलोम कहा जाता है। भ्रंश घाटी को ग्राबेन
भी कहा जाता है, द्रोणिका भी कहा जाता है। तो ये हॉर्स का विपरीत है, क्योंकि इसमें भ्रंशित जो गर्त है वो शामिल है और जो समानांतर भ्रंशों के बीच में पड़ा है। भ्रंशोत पर्वत में समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग उठता है और यहाँ बीच का भाग धंसता है, इसलिए उसकी विपरीत क्रिया है। जिसके क्षेपित खंड विपरीत दिशाओं में पाए जाते हैं। गति के दोनों किनारों पर भ्रंशों की श्रृंखलाएं भी मिल सकती हैं, जिससे सोपानी भ्रंशन की क्रिया का आविर्भाव होता है। रिफ्ट घाटी के सदृश जो ग्राबेन है वो भी जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है एक घाटी या नाद सदृश गर्त, मतलब वही गर्त है, भ्रंशन घाटी ही है। तो ग्राबेन या रिफ्ट घाटी में कोई अंतर बेसिकली होता नहीं है। वार्चेस्टर महोदय ने लिखा है कि ग्राबेन जो दो सामान्य भ्रंशों के बीच गर्त या स्थल का अवतलित भाग है और रैंप घाटी छोड़ा गया अवतलित भाग है, जहां अंतर्वर्ती पट्टियों के किसी एक किनारे के स्थलीय पिंडों में उत्क्षेपण होता है। कुल मिलाकर के इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल अलग अलग स्थानों में इनके नामकरण अलग अलग हैं। इसलिए नामकरण की दृष्टि से क्षेत्रीय भिन्नता है, बाकी कोई रचनात्मक दृष्टि से इनमें अंतर नहीं पाया जाता है। अत्यधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि रिफ्ट घाटी का लघु स्वरूप ग्राबेन है। आकार को लेकर के थोड़ा अंतर हो सकता है। ग्राबेन जहां शब्द यूज किया जाता है वहां सामान्यतः देखा गया कि आकार उनका छोटा है, लेकिन ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि रचनात्मक दृष्टि से ये सब एक जैसी हैं, निर्माणात्मक दृष्टि से बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये भ्रंश घाटियां विश्व में अनेक भागों में पाई जाती हैं। अनेक भागों में इनकी लंबाई और गहराई में भिन्नताएं भी मिलती हैं। विश्व की सबसे प्रमुख जो भ्रंश घाटी है वो राइन नदी की भ्रंश घाटी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि विश्व की सबसे प्रमुख भ्रंश घाटी कौन सी है, तो राइन नदी की घाटी है। ये घाटी जर्मनी में है। ये बसोल और विंजेन नगरों के मध्य 320 किलोमीटर की लंबाई और 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है, तो बहुत ही विशाल भ्रंश घाटी है। इसके एक ओर वासजेस पर्वत हैं और दूसरी ओर हॉर्ज पर्वत श्रेणियां और ब्लैक फॉरेस्ट और ओडेनवाल्ड पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। इसी तरह से विश्व की सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वो एशिया से अफ्रीका तक मिलती है, जिसका विस्तार एशिया से अफ्रीका तक दोनों महाद्वीपों में है और जिसकी श्रृंखला जॉर्डन नदी की घाटी से लाल सागर होते हुए जेम्जी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कुछ रिफ्ट घाटियां ऐसी हैं जो सागर तल में भी मिलती हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है ये इसका उदाहरण है। सागर तल से गहरी भी पाई जाती हैं कुछ घाटियां। सागर तल में मिलने की बात नहीं कह रहे हैं, सागर तल से गहरी मतलब सागर तल से भी ज़्यादा गहराई तक मिलती हैं। जैसे डेथ वैली है तो ये सागर तल से भी ज़्यादा गहरी है, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमेरिका में है, और इसकी जो गहराई है वो सागर तल से 866.33 मीटर नीची है। तो अपने आप में कितनी गहरी ये जो आपकी रिफ्ट वैली है वो हो सकती हैं, इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। इसी तरह से जो एशिया में मृत सागर है वो भी सागर तल से 433.33 मीटर नीचा है, तो ये बहुत गहराई तक जा सकती हैं, बहुत गहरी हो सकती हैं। ये उदाहरण आपने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए था, भ्रंशों के प्रकार।